ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, शुरू से लास्ट तक बिल्कुल है। तो जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद के स्ट्रक्चर को रिपेयर और मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है, खुद के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, रिपेयर और मेंटेन करते रहते हैं। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। ठीक है, क्योंकि वो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स या क्रिएचर्स हैं, वो मॉलिक्यूल के बने हुए होते हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, ये मॉलिक्यूल जो है, उन्हें ये मॉलिक्यूल जो है हमेशा मूव कराना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, उन्हें ये मॉलिक्यूल जो है हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कराने पड़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं लाइफ प्रोसेस की, तो लाइफ प्रोसेस क्या है, ये वो प्रोसेस है, ये वो सारी प्रोसेस जो मिलकर हमारी बॉडी में मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम करती है, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में मेंटेनेंस प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, तो हमारी बॉडी में मेंटेनेंस की प्रोसेस इसलिए मेंटेनेंस प्रोसेस की इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि हम अपनी बॉडी का डैमेज और ब्रेकडाउन रोक सकें। हमारी बॉडी में कोई डैमेज ना हो, ब्रेकडाउन ना हो, इन केस हुआ है तो उसे हम रिपेयर कर सकें। तो इन सब मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस प्रोसेस को करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है हमारी बॉडी के बाहर से आती है। ठीक है, एनर्जी जो हमारी बॉडी के बाहर से आती है। ठीक है, तो जब बात आती है ना बेटा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो उनमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता खाना लेने के लिए बॉडी के अंदर। ठीक है, उनके अंदर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक टिश्यू या सेल नहीं होता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो अपने अकेले एक सेल से ही वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। तो देखो, क्योंकि अब उनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है खाना लेने के लिए शरीर के अंदर, गैसेस के एक्सचेंज के लिए, वेस्ट के रिमूवल के लिए, ठीक है, उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। तो देखो, क्योंकि अब इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, तो क्या करते हैं, ये सारी चीजें ना एनवायरनमेंट से डायरेक्टली उठा लेते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू सारी चीजों को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, जिसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और डिफ्यूजन के थ्रू ही अपनी बॉडी से सारे वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, जिसे अपन एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो डिफ्यूजन के थ्रू किसी भी चीज को बॉडी के जब वो अंदर लेके जाते हैं तो वो हमारा एंडोसाइटोसिस होता है, और डिफ्यूजन के थ्रू ही जब वेस्ट को बाहर निकालते हैं तो वो हमारा एक्सोसाइटोसिस होता है। तो सवाल ये आता है कि व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे ह्यूमन हुआ, प्लांट्स हुए, ठीक, प्लांट्स तो नहीं, ह्यूमन बींग्स और मैमल्स वगैरह में डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकते? तो देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सारे सेल्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं। ठीक है, कुछ सेल ऐसे हैं जो शरीर के अंदर भी हैं, कुछ बाहर भी है, मतलब हमारे सारे सेल्स एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो ऑब्वियसली जब हमारे सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के, तो हमारे सेल्स जो है डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन या एनर्जी को ले नहीं पाएंगे। ठीक है, जबकि अमीबा के केस में, सिंगल सेल के केस में क्या था, एक ही सेल था वो, तो वो सीधे सीधे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में था, तो एनवायरनमेंट से कुछ भी ले लेता था, एनवायरनमेंट में कुछ भी डाल देता था, ठीक है, रिलीज कर देता था। पर हमारे केस में ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए हमारे अंदर सिंपल डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन या एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फिलफिल नहीं कर सकता सारे सेल्स तक। ठीक है, दूसरी चीज ये डिफ्यूजन एक बहुत स्लो प्रोसेस भी है, तो अगर हम डिफ्यूजन पे रिलाई करेंगे तो हम मर भी जाएंगे, क्योंकि डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है। अब इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे कि आपकी नाक से लेकर आपके टो तक, लंग से लेकर टो तक 3 साल लगते एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जाने में।
The process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients required for life is called nutrition. तो न्यूट्रिशन भैया वो प्रोसेस है जिसमें हम शरीर खाने को शरीर के अंदर लेके जाते हैं और फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और दूसरे वाइटल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है, या हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए नेसेसरी है, ठीक है, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए नेसेसरी है जो कि हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को कराती है, उस बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं। अब हमारे न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, एक तो होता है बेटा ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है, और इस प्रोसेस को अपन फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता जबकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड रहता है, उसे हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं, उसे अपन कहते हैं बेटा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सॉरी। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे ऑटोट्रॉफ्स के एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करें तो ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे को कुछ लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, तो आप देख लेना अगर साइनोबैक्टीरिया आ जाए तो भी ऑप्शन में सेम ही है, ब्लू ग्रीन एल्गे ही है। हेटरोट्रॉफ्स की बात करें तो हेटरोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स में आता है फंगी एंड एनिमल्स। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। तो जो कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होती है। जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है उनको जो कार्बन और एनर्जी चाहिए वो उनकी कहां से पूरी होती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। देखो होती कैसे है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है, उसे अपन फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये रिएक्शन जरूर याद रखना, 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight will give you C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट इसको यूटिलाइज करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, अपने आप को एनर्जी देने के लिए। तो the carbohydrate which are not used immediately are stored in the form of starch which serves as the internal energy reserve of the plant। वो कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट तुरंत यूज नहीं करते उसको अपने एनर्जी स्टोर की फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी स्टोर की फॉर्म में रख लेते हैं जो उसे फ्यूचर में एनर्जी देता है, और उस प्लांट के उस इंटरनल एनर्जी रिजर्व को हम स्टार्च कहते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट ने तुरंत यूज नहीं की उसको स्टोर कर लिया स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, जिसे हम इंटरनल एनर्जी रिजर्व ऑफ प्लांट कहते हैं। एनिमल में यही इंटरनल एनर्जी रिजर्व जो है हमारा ग्लाइकोजन है। एनिमल्स में ये जो इंटरनल एनर्जी रिजर्व है वो बेटा हमारा ग्लाइकोजन है, ठीक है। तो हम आगे समझते हैं 3 मेजर इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाली 3 मेजर इवेंट, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करती है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है,
ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी ट्रैप की थी, सेकंड स्टेप में वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, और साथ ही साथ जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकंड नंबर पे कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी होता है केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। और तीसरे नंबर पे क्या होता है बेटा, तो तीसरे नंबर पे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे नंबर पे फाइनली आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये जो मैंने 3 स्टेप आपको बताए ना ऊपर, वो तीनों एक के बाद एक नहीं होते, अचानक तुरंत एक के बाद एक नहीं होते। ठीक है, धीरे धीरे होते हैं। पहले स्टेप होता है, फिर थोड़ा टाइम रुकता है, फिर दूसरा स्टेप होता है, फिर थोड़ा टाइम रुकता है प्लांट, फिर तीसरा स्टेप होता है। ठीक है, एक के बाद एकदम अचानक नहीं हो जाते, साइमल्टेनियसली नहीं होते। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाई डेजर्ट प्लांट्स, जिसे हम ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स भी बोलते हैं, वो रात में ही CO2 क्यों लेता है। तो हमें पता है कि जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहां पे दिन के समय रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का मतलब वाटर लॉस थ्रू लीव्स। जब पानी लीव्स के थ्रू बाहर निकल जाता है प्लांट से, तो उससे अपन ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं इस समस्या से बचने के लिए, ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए रात में, ठीक है, CO2 को लेते हैं ताकि उनका ट्रांसपीरेशन लॉस ना हो। और CO2 को लेकर तुरंत उसको एक इंटरमीडिएट, CO2 को लेकर तुरंत उसको क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसे अपन मैलिक एसिड बोलते हैं। फिर जब अगले दिन सुबह सूरज निकलता है तो क्लोरोफिल क्या करती है, उसके ऊपर सनलाइट ट्रैप करके एक्ट करना स्टार्ट कर देती है, और वो फाइनली जो है फिर कार्बोहाइड्रेट में चेंज होने लग जाता है। ठीक है, तो आपको इस इंटरमीडिएट का नाम याद होना चाहिए और ये क्वेश्चन भी याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, द ग्रीन सेल ऑर्गेनली व्हेन सीन अंडर माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। लीव्स में जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे लीव्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ना छोटे छोटे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर है। उन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले एक्टिविटी 6.1 देखते हैं क्या कहती है। तो एक्टिविटी 6.1 का जो मतलब एम है वो यही है, ये शो करना कि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, तो एक्टिविटी आप पढ़ लेना, उस एक्टिविटी से आने वाले क्वेश्चन जो है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ एक्टिविटी में करना क्या है। गमला लेना है, गमले में पौधा लगा होना चाहिए, ग्रीन प्लांट, उसको उठा के अंधेरे वाले कमरे में रखना है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि व्हाई द ग्रीन प्लांट इज प्लेस्ड इन डार्क रूम। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर जितना भी स्टार्च है वो यूज अप हो जाए, खत्म हो जाए। फिर अब उसके बाद उसको निकालना, एक पत्ती तोड़ना, उसको क्या करना, ठीक है, उस पत्ती को अल्कोहल में डाल देना। ठीक है, और उसको वाटर बॉथ देना है। वाटर बॉथ कैसे देना है, तो नीचे क्या करना है, एक बर्नर के ऊपर ग्लास कांच के बर्तन में पानी भर के उसके ऊपर एक चाइना डिश में अल्कोहल रखकर, ठीक है, पत्ती डाल देनी है, और नीचे से आप क्या करोगे, आग जला दो। तो क्या होगा, पहले तो जो बीकर में पानी रखा था वो खोलेगा, उसकी भाप से ऊपर चाइना डिश के ऊपर जो तुमने अल्कोहल रखा है वो गर्म होगा। इसको कहते हैं वाटर बाथ। ठीक है, तो उस वाटर बाथ में जो अल्कोहल रखी है वो इथानॉल होगी। तो अभी सवाल ये आता है कि हम लोग लीफ को अल्कोहल में क्यों बॉईल करते हैं स्टार्च टेस्ट से पहले। तो देखो जब आप लीफ को अल्कोहल यानी इथानॉल में बॉईल करते हैं
तो इससे उसका सारा क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट खत्म हो जाता है और ग्रीन कलर भी रिमूव हो जाता है और लीफ जो है आपकी व्हाइट बन जाती है। ठीक है, अब क्या करना है, अब उस लीफ को उठा के हमें कहाँ रख देना है, आयोडीन सॉल्यूशन में। और जैसे ही तुम उस लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन में डालोगे तो आप देखोगे कुछ एरियाज ब्लू ब्लैक हो गई। तो जिस एरिया पे ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है आयोडीन में डालने के बाद, वो ये बताता है कि वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है। और ये वही एरिया है जिसे आपने ट्रेस किया था ग्रीन डॉट्स को, जहाँ पे आपने इन ग्रीन डॉट्स को ट्रेस किया था। और ग्रीन डॉट्स क्या थी आपकी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या थी, क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर होता है क्लोरोफिल। तो सिर्फ आपको ये ब्लू ब्लैक कलर उतने ही पार्ट में नजर आएगा जहां जहां ग्रीन पार्ट बचा या जहां जहां आपने ग्रीन पार्ट ट्रेस किया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। फिर आपने कभी कभी भी ना लीफ पे देखा होगा छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। उन छोटे छोटे पोर्स को अपन कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, तो स्टोमेटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लीव्स। स्टोमेटा जो है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है लीफ को, CO2 को इन कराता है, O2 को आउट कराता है। इसके अलावा स्टोमेटा जो है ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है। अब तुम्हारे दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि सर ये ट्रांसपीरेशन क्या है। तो ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिससे कि प्लांट अपने एक्सेस वाटर को, ठीक है, अपने एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं थ्रू लीव्स, उसको अपन कहते हैं ट्रांसपीरेशन। जब तुम स्टोमेटा को देखोगे तो स्टोमेटा के चारों तरफ ना, दोनों तरफ सॉरी, आपको दो किडनी शेप के राजमा के जैसे दो सेल्स दिखेंगे जिन्हें अपन गार्ड सेल्स कहते हैं। तो गार्ड सेल्स के फंक्शन पूछेगा आपसे। तो गार्ड सेल का काम है टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटल पोर। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि गार्ड सेल्स जो है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट कैसे करता है। तो गार्ड सेल के अंदर जैसे ही पानी भरता है ना, वो स्वेल अप कर जाते हैं, जिससे कि स्टोमेटल पोर खुल जाता है। और जैसे ही उनमें से पानी बाहर निकल जाता है, वो श्रिंक कर जाते हैं, जिससे कि स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। आंसर बेटा इतना ही है। अभी तुम्हारे टीचर्स लोग क्या करते हैं मैं बता देता हूँ, पता नहीं क्या क्या, मैं रिकॉर्डेड क्लास में बोल रहा हूँ, पता नहीं वो कितने बड़े बड़े आंसर्स लिखा देते हैं। भाई उनको बोला करो मैडम सर हमें क्लास 12th में भी ये चीज़ें पढ़नी है, आप अभी पढ़ा दोगे तो हम 12th में क्या करेंगे। ठीक है, यही आंसर है CBSE के किसी भी आप सैंपल पेपर में देख लो, इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर, आप इतना ही लिख के आओ, उनको बोलने दो जो बोल रहे हैं वो। यार उनको समझना चाहिए कि हम बच्चों को कितना पढ़ाएं कितना ना पढ़ाएं, जिससे कि बच्चा मतलब एटलीस्ट ग्रैब कर सके। अभी तुम 12th का पढ़ा दोगे वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा, उसको 10th का तो समझ आ नहीं रहा है, 12th का पढ़ा रहे हो। ठीक है, चलो तो अगली एक्टिविटी हमारी है कि CO2 जो है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी, ये करके दिखाओ। तो सबसे पहले आपको वो एक्टिविटी 6.2 आप पढ़ लेना, मैं फिर भी बता देता हूँ एक शॉर्ट। ठीक है, तो करना क्या है आपको कि दो गमले लेने, दोनों पॉटेड प्लांट्स। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को अंधेरे में रख देना 3-4 दिन के लिए, फिर उठा के लेके आना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, दोनों गमलों को सील करना है ग्लास जार में, लेकिन उससे पहले एक गमले के पास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देना। ठीक है, और एक के पास मत रखना। ठीक है, जिसके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखी है उसको मार्क कर देना A, और जिसके पास नहीं है उसको मार्क कर देना B। अब दोनों को ग्लास जार में बंद कर देना और नीचे से हवा लीक ना हो तो वैसलीन वगैरह चिपका देना। ठीक है, मतलब एयर प्रूफ कंटेनर बनाना। तो अब सवाल ये आ रहा होगा कि आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ली क्यों है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती रहेगी, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो अब क्या करना है, फिर उसके बाद जो है ना, एक दिन के बाद 2 दिन के बाद दोनों गमलों से आपको क्या करना है, एक एक पत्ती तोड़ के ये देखना है कि किसमें स्टार्च है, मतलब आयोडीन टेस्ट करना है फिर से। ठीक है, तो आप देखोगे जिस गमले में KOH नहीं था, ठीक है, उसमें आपको स्टार्च टेस्ट के टाइम ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा।
ठीक है, या आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद उसकी पत्ती को आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद ब्लू कलर मिलेगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि KOH ने सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए वो KOH वाला जिसको हमने A नाम दिया था पौधे को, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। सो CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब अगला सवाल आता है, व्हाई क्लोरोफिल इज कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर। क्लोरोफिल को अपन एनर्जी कन्वर्टर क्यों कहते हैं? देखो, तो क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और फिर इसी सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। तो इसीलिए से एनर्जी कन्वर्टर का नाम दिया गया है, इसीलिए से एनर्जी कन्वर्टर का नाम दिया गया है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लास के एंड होने के बाद या अभी आप साथ ही साथ अपनी वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस नोट करते जाना। ठीक है, अब तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो पानी चाहिए प्लांट्स को, वो सॉइल से लेते हैं। ठीक है, अपने रूट्स के जरिए। ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जमीन वाले प्लांट्स, उनको फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी पानी चाहिए वो सॉइल से लेते हैं अपने रूट्स के जरिए, ऑस्मोसिस। ठीक है, और दूसरे जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जिसे हम NPK भी कहते हैं, या आयरन और मैग्नीशियम, ये भी सब सॉइल से लिए जाते हैं भाई रूट्स के जरिए, लेकिन डिसॉल्व फॉर्म में, पानी के साथ डिसॉल्व होकर आते हैं। नाइट्रोजन भी एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड बनाने के लिए प्लांट्स को चाहिए होता है। तो प्लांट नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में लेते हैं। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में इस नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, नाइट्रोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन स्पेशल तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे कि राइजोबियम वगैरह, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। तो हेटेरोट्रॉफ्स, इसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था, वो ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद नहीं बनाते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 4 टाइप के, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ठीक है, इतना कुछ खास पूछता नहीं है, बट स्टिल आप पढ़ के जाइए इसको भी। ठीक है, फंसाने को कहीं से भी फंसा देगा आपको। तो देखो, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर को, मरी हुई सड़ी हुई चीजें खाता है, जिन्हें हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट्स कहा जाता है और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक कहा जाता है। तो जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, अपनी बॉडी के बाहर ही मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। करते क्या है, जैसे ही सैप्रोफाइट देखता है कि भाई मेरी खाने लायक चीज है, तो अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम निकाल के उस खाने के ऊपर पहले ही बाहर डाल लेते हैं, तो उस खाने को बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसके बाद उस खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब चीजों को पहले सड़ाते हैं और फिर खाते हैं। इसी वजह से तुमने देखा होगा जब कहीं सब्जी सड़ जाती है तो उसमें से बदबू आती है, रीजन वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, फंगाई सैप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। फंगाई में आते हैं, फंगाई पूरी क्लास है, उसमें भी एग्जाम्पल है ब्रेड माउल्ट, जिसे आप राइजोपस कहते हैं, राइजोबस लग रहा होगा लेकिन है बेटा राइजोपस। ठीक है, ठीक है, राइजोपस है, राइजोबस मत लिखाना, ये राइजोपस है। मैं रिपीट कर देता हूँ, लाइन वाइन मिट गई होगी हमारी। ईस्ट एंड मशरूम, ये हमारे सैप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस ये क्या होती है, एक म्यूचुअली बेनिफिट रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसमें जनरली एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रहने की जगह देता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो खाने के लिए खाना देता है। तो इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वो शेल्टर और फूड देते हैं राइजोबियम को, और राइजोबियम क्या कहता है कि भैया तुमने मुझे रहने की जगह दी,
मुझे खाने को खाना दिया, तो मेरे माई बाप इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए नाइट्रोजन को फिक्स कर देता हूँ। मेरे अंदर एक स्पेशल खूबी है कि मैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल सकता हूँ, तो वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं और लेग्यूमिनस प्लांट का एहसान उतार देते हैं। दूसरा लाइचेन, तो इस लाइचेन को याद रखना, ठीक है। ये केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में मैं बोल दूंगा कि इसी को ना निचोड़ के क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है आपका लिटमस सॉल्यूशन। तो लाइचेन भी एक तरीके की फ्रेंडशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, किसके, फंगाई और ब्लू ग्रीन एल्गे के बीच में, फंगाई और ब्लू ग्रीन एल्गे के बीच में। तो जनरली क्या होता है, फंगाई जो है वो रहने की जगह देता है। देखो फंगाई हमेशा छाते लाइक स्ट्रक्चर होता है, छाता शेल्टर का ही काम करता है। और ब्लू ग्रीन एल्गे आपको पता ही है, ब्लू ग्रीन एल्गे, ग्रीन सुनते ही आपके दिमाग में फोटोसिंथेसिस आ जाता होगा, यानी खाना बनाते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गे इसको देता है भैया खाना, और फंगाई देता है ब्लू ग्रीन एल्गे को शेल्टर, ठीक है। इसके बाद अगला मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, मतलब हेटरोट्रॉपिक में अगला जो टॉपिक है वो हमारा पैरासिटिक। तो इसमें क्या होता है, एक तो भैया बेनिफिट देता है और दूसरा उसको नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है फूड और शेल्टर देकर दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या देता है, बेनिफिट, लेकिन दूसरा उसको पहले वाले को हार्म करता जाता है। तभी हम कहते हैं पैरासाइट है। आपने सुना होगा ये वर्ड, लोग यूज करते हैं, यू आर जस्ट लाइक अ पैरासाइट, ठीक है। तो इस पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो चीजें होती है, एक होस्ट होता है और एक होता है पैरासाइट। होस्ट वो होता है जो खाना और जगह देता है, और पैरासाइट वो होता है जो नुकसान करता है, ठीक है। चलो, तो अब हमारे पैरासाइट्स के एग्जांपल देखते हैं। तो कस्क्यूटा, अमरबेल जिससे जाना जाता है, लीवर फ्लूक, लीच, लाइस, टिक्स, टेपवर्म, रेफ्लिशिया, मिस्टलटोई, ये सब के सब पैरासाइट है। नीचे वाले दो, रेफ्लिशिया और मिस्टलटोई, इन्हें हम पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। ये पहले क्लास 7th में हुआ करते, तब तो क्या सिलेबस से हटा दिए होंगे। रेफ्लिशिया के बारे में आपको पता होगा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर होता है रेफ्लिशिया, ठीक है। मिस्टलटोई, ये दोनों पार्शियल पैरासाइट होते हैं, ठीक है। बाकी कस्कुटा, अमरबेल, जिस भी प्लांट पे डाल दोगे खुद तो ये अमरबेल बढ़ती चली जाएगी, प्लांट को पूरा सुखा देगी। लीवर फ्लूक आपके लीवर में घुसता है, खाना लेता है, जगह लेता है और लीवर को डैमेज कर देता है। लीच जानते होगे, जोंक। लाइस, टिक्स सुने होंगे, जुए, है ना, नुकसान पहुंचाते हैं, कुपड़ी खराब कर देते हैं तुम्हारी। टेप फॉर्म, पेट में उसके कीड़े, पेट के कीड़े जो होते हैं। अब आती है होलोजोइक। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा खाना, फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर ले जाता है और फिर उसके बाद बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करता है, जैसे हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, घास खाने वालों को खाते हैं। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो घास भी खा सकते हैं, यानी प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। फिर आते हैं स्केवेंजर्स, ठीक है। फिर आते हैं स्केवेंजर्स, ईट डेड एनिमल्स। अब तुम्हें डाउट होगा सर, स्केवेंजर्स तो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, आपने सेप्रोफाइट्स में लिखा था भैया, लेकिन स्केवेंजर बॉडी के अंदर ले जाता है तब खाता है, और बॉडी के अंदर ले जाके खाने वाले को कहते हैं क्या, ठीक, होलोजोइक। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्कैवेंजर में आप एग्जांपल याद रखना है, ईगल, वल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो अमीबा जो है क्या करता है कि टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। अमीबा जो खाने को कैसे लेके जाता है बॉडी के अंदर, टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की बदौलत, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया क्या करता है, ठीक है, वो खाने के चारों तरफ फैल जाता है, फ्यूज ओवर करता है, फैलता है, और फिर उस फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करके कहाँ ले जाता है, अपने फूड वैक्यूल के अंदर। एक्चुअल में अमीबा में पहले फूड वैक्यूल होता नहीं है, जैसे वो फूड पार्टिकल को अंदर ले जाता है तो एक टेम्परेरी फूड वैक्यूल भी क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो अमीबा जो है आपको पता है अपना शेप चेंज कर लेता है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसकी सेल मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और उस सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लेता है, अंदर ले जाता है, जिस प्रोसेस को अपन कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्लास 9th में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फिर जैसे ही वो फूड वैक्यूल के अंदर खाना गया, तो जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, कॉम्प्लेक्स खाना था, उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। फिर वो सीधे खाना कहाँ चला जाता है? साइटोप्लाज्म। और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, ठीक है, इज मूव टू दी सरफेस ऑफ दी सॉइल, सॉइल की सरफेस में मूव कर जाता है और फिर फाइनली थ्रोन आउट, मतलब बाहर फेंक दिया जाता है। और फाइनली वो क्या होता है? सेल, सॉरी देखो क्या होता है, मैंने गलत बोल दिया। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, फूड मटेरियल होता है, वो सेल की सरफेस पे मूव करता है और फाइनली फिर थ्रोन आउट और बाहर फेंक दिया जाता है। तो डायग्राम आपको ये बनाना पड़ेगा, 2 नंबर में आता है, तो ये 3 स्टेप और एक डायग्राम, तो 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये आपका अमीबा था, अमीबा ने देखा कि भैया यहाँ मेरा फूड पार्टिकल है, तो उसको देखो नकली पीट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया उसमें, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं, उसके चारों तरफ घेर लिया और फिर फाइनली उसको टेम्परेरी फूड वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लिया। खाया पिया, जब उसके अंदर चला गया फूड पार्टिकल, फिर जब उसको खा लेता है तो दोबारा बाहर फेंक देता है अनडाइजेस्टेड फूड को। तो न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके सेल के पास देखो, पहले तो क्या होता है, पैरामीशियम का शेप जो है डेफिनेट है, और जो खाना है वो भी एक डेफिनेट स्पेसिफिक स्पॉट से ही बॉडी के अंदर लेके जाता है। तो खाना जो है इस स्पॉट तक पहुंचता है सीलिया के मूवमेंट की वजह से। आप देख रहे हो कि पैरामीशियम के चारों तरफ ना छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, पूरे सेल को कवर करके रखे हुए, इन्हें हम सीलिया कहते हैं। यही सीलिया जो है खाने को धकेल के ले जाते हैं कहाँ पे? बक्कल ऑपरेचर में। ये रस का मुंह, बक्कल ऑपरेचर में लेके जाते हैं खाने को, ठीक है। मान लो यहाँ पे खाना है, यहाँ पे खाना है, तो सीलिया धक्का मार मार के उसको बक्कल ऑपरेचर यानी कि पैरामीशियम के मुंह तक लेके जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखो हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, उनमें खाने की न्यूट्रिशन की प्रोसेस 5 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। तो इंजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम खाने को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, द प्रोसेस बाय विच वी टेक इन द फूड इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। जिस प्रोसेस के जरिए आप खाने को मुंह के अंदर लेके जाते हो, बॉडी के अंदर लेके जाते हो, उसे इंजेशन कहते हैं। डाइजेशन दूसरी प्रोसेस डाइजेशन है, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल जो है ब्रेक डाउन होता है और वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तीसरी चीज जो है वो है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, ठीक है, वो ब्लड में चला जाता है ताकि वो पूरी बॉडी तक जा सके और बॉडी उसे यूज कर सके, एब्जॉर्ब हो जाना ब्लड में। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होता है, जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड सब्सटेंस है वो हमारे टिश्यूज, बॉडी के टिश्यूज के द्वारा यूज किया जाता है, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जैसे अमीनो एसिड वगैरह, आपके फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह, है ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं दोबारा से माइक्रो न्यूट्रिएंट में। मतलब अमीनो एसिड दोबारा से प्रोटीन में चेंज हो जाता है और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल दोबारा से फैट में चेंज हो जाता है, जो कि बॉडी को तो इसी फॉर्म में चाहिए क्या, बॉडी तो इसी फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको बनाएगी ना। बॉडी में आपके फैट है, बॉडी में आपके प्रोटीन है, दोबारा से क्या होता है, जो डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स पार्टिकल सिंपलर में बदले थे वो दोबारा से सिंपलर सब्सटेंस पर से कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं ग्रोथ और रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। इजेशन, तो इजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड को फीकल मैटर की फॉर्म में बॉडी से एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन, ठीक है। तो अब ह्यूमन में जो क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होती है।
तो एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअल में क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है, लंबा सा ट्यूब है जो आपके माउथ से शुरू होता है, एनस तक जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल की ह्यूमन बीइंग में जो लेंथ होती है वो 6 से 9 मीटर हो सकती है। और एलिमेंट्री कैनाल के मेन ऑर्गन्स में आपके आते हैं माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये मेन ऑर्गन, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, सबसे पहले तो हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो खाने को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं थ्रू बक्कल कैविटी, जिसे अपन माउथ कहते हैं, उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। फिर 4 अलग अलग तरीके के टीथ जो है वो उस खाने को बाइट करते हैं, क्रश करते हैं, च्यू करते हैं एंड ग्राइंड करते हैं। तो उन चारों अलग अलग तरीके के टीथ के बारे में जान लो। तो टोटल टीथ इंसानों में 32 होते हैं। सबसे पहले टाइप का जो टीथ होता है उसे हम इंसीजर कहते हैं, जो कि 8 होते हैं गिनती में। ये आपके फूड को कट एंड बाइट करने का काम करते हैं, कट करते हैं और होल्ड करते हैं, बाइट करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके के दिखते हैं खरगोश के जो 2 आगे के दांत होते हैं वैसे। फिर 4 कैनाइंस होते हैं, इंसीजर्स के जस्ट बाजू में हमारे पास 4 कैनाइंस होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट में ऊपर की तरफ, एक राइट में ऊपर की तरफ, एक लेफ्ट में नीचे, एक राइट में नीचे। ये खाने को होल्ड और पियर्स, फाड़ने का काम करते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के बहुत शार्प होते हैं। फिर आता है हमारा प्री मोलर्स, ये 8 होते हैं गिनती में। ये आपके खाने को टीयर, क्रश और ग्राइंड करते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। मोलर्स, तो मोलर्स का काम है, आपके 12 होते हैं गिनती में, ये बड़ी एजेस में आते हैं आपके, तो आपके खाने को क्रश और ग्राइंड करने का काम करते हैं। ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला 2123 होता है, क्लास 12th में पूछा जाता है, ये तो मैंने यूं ही लिखा दिया था, ठीक है। कभी तुम्हारा कोई टीचर प्री बोर्ड वगैरह में ना डाल दे इसलिए, बाकी 12th में ही पूछेगा, उससे पहले तुमसे कोई पूछता तो है नहीं भाई, ठीक है। याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, ना याद रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, टंग, तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी, ठीक है। ये हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। टंग क्या करती है, हमारे खाने में सलाइवा मिक्स करती है अच्छे से। सलाइवा क्या है, तो सलाइवा इज सिक्रीटेड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स। सलाइवा जो है सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है, जिसके अंदर, ठीक है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है, ड्यू टू विच, अब यहाँ पे ना चैप लिखा हुआ है, ये कुछ तो डिलीट हुआ है बेटा, चपाती था एक्चुअल में, ठीक है। ये है हमारा चपाती या ब्रेड, राइस एक्सेट्रा, ठीक है। टेस्ट स्वीट्स आफ्टर च्यूइंग सम टाइम, तो आपने देखा होगा कि आप रोटी वगैरह और ब्रेड वगैरह, चावल वगैरह जब चबाने लगते हो तो थोड़ी देर के बाद वो मीठे लगने लगते हैं। क्यों, क्योंकि यही सलाइवरी अमाइलेज उन रोटी, चावल, ब्रेड में जो स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट मीठा हो जाता है। सलाइवा मेक्स आवर फूड स्मूथ, सलाइवा क्या करता है, आपके खाने को स्मूथ बनाता है ताकि वो इजीली पास हो सके, ठीक है, इजीली पास थ्रू फूड पाइप, ताकि वो आपके फूड पाइप से इजीली पास हो सके, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस। तो द फूड फ्रॉम माउथ इज पास्ड ऑन टू द फूड पाइप, ठीक है। तो आपके माउथ से फूड निकला है, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस में। इन ईसोफेगस, ठीक है, इन ईसोफेगस, ठीक है, फूड मूव्स डाउन इन अ वेव लाइक मोशन। आपके ईसोफेगस में, फूड पाइप में खाना जो है वो एक वेव लाइक मोशन में मूव करता है, जिसे अपन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कुछ इस तरीके से, जैसे ये आपका नॉर्मल फूड पाइप है, लेकिन जैसे इसमें खाना जाता है तो कुछ इस तरीके से ऐसा होने लगता है, ये वेव जैसी बनने लगती है। तो इस तरीके के खाने के मूवमेंट को अपन कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। ये हमारा क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है बेटा, ठीक है। आगे समझो, तो देखो भाई, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की दोबारा से डेफिनेशन दी है, द रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल ऑफ फूड पाइप
इन अ वेव लाइक मोशन इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये रिदमेटिक होता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब रिलैक्स होता है तो वो नीचे की तरफ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पुश होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक आप खाने को चबा रहे हो, खा रहे हो, ठीक है। तो इस मोशन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। फिर ईसोफेगस से खाना पहुंचता है आपके स्टमक में। तो स्टमक क्या है? स्टमक एक बड़ा सा इलास्टिक मस्कुलर बैग है, जे शेप का। अब आपके स्टमक के, तो स्टमक के इलास्टिक और मस्कुलर होने की वजह से आप कितना भी खाना खाओ ये अकोमोडेट कर लेगा, ठीक है। तो द मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो स्टमक की वॉल्स होती हैं उसमें से क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, स्पेशली गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टमक की वॉल्स जो हैं खाने को अच्छे से डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह के साथ मिक्स कराते हैं। तो डाइजेस्टिव जूसेस निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, लिखा हुआ होगा, बहुत ध्यान से पढ़ के जाना। तो अब डाइजेस्टिव जूसेस में आपको दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है डाइजेस्टिव जूसेस में, दूसरा है एक एंजाइम जिसे अपन पेप्सिन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, आपके खाने में प्रेजेंट जर्म्स को मारता है, और साथ ही साथ ये जो पेप्सिन है ना, ये वाली पेप्सिन, तो इसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि पेप्सिन को एसिडिक मीडियम दे देता है कि ले भाई तू काम कर बस। पेप्सिन क्या करता है, तो आपने जो प्रोटीन खाई है उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। पेप्टाइड्स यानी पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस, ये आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे। तो खैर आप इतना याद रख लेना कि पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। अब HCl इज प्रेजेंट इन म्यूकोसा। HCl एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जिसे अपन म्यूकोसा कहते हैं, which release mucus which prevent our stomach from the harmful action of HCl। तो क्या होता है, म्यूकोसा जो है, म्यूकोसा क्या करती है कि ना म्यूकस रिलीज करती है, ताकि वो म्यूकस जो है हमारे HCl को रोक सके स्टमक को डाइजेस्ट करने से या स्टमक को नुकसान पहुंचाने से, ठीक है। तो पहले क्या होता है, म्यूकोसा से HCl निकलता है, उस HCl नहीं म्यूकस निकलता है, उस म्यूकस के बीचों बीच HCl जाता है। तो इस वजह से HCl हमारी स्टमक की वॉल्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। लेकिन कई केसेस में नुकसान पहुंचा देता है, लाइक जिसकी वजह से आपको स्टमक अल्सर्स वगैरह भी हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो, तो हमारा स्टमक इस HCl को बहुत लार्ज क्वांटिटी में रिलीज करने लगता है, जिससे आपको एक पेनफुल कंडीशन हो जाती है जिसे अपन एसिडिटी कहते हैं। और अगर आपको एसिडिटी से छुटकारा चाहिए तो आपको एंटा एसिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। क्या होता है, फूड का स्टमक से एग्जिट, स्टमक से जो फूड है वो जब बाहर जाता है तो किसकी मदद से जाता है, स्फिंक्टर मसल्स, स्टमक की स्फिंक्टर मसल्स से। वो स्फिंक्टर मसल्स क्या करती हैं, इस फूड को छोटी छोटी अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती हैं, ठीक है। जैसे आप टूथपेस्ट को दबाते हो ना, तो टूथपेस्ट को दबाते हो तो थोड़ा सा ही टूथपेस्ट निकलता है ना, तो सेम स्फिंक्टर मसल्स करती हैं थोड़ा थोड़ा करके खाना जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि उसका मुंह तो छोटा है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, सारा डाल देंगी तो फट सकती है। तो अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सिर्फ नाम की स्मॉल है, बाकी सब लार्ज है इसमें। तो इट इज अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट 7.5 मीटर इन लेंथ। ये इतनी ज्यादा कॉइल्ड होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। इतने के तो आप नहीं होते, आप खुद तो 1.5 मीटर लंबी, ठीक है, 1.5, ज्यादा कोई होगा तो 1.8। तो ये बहुत नैरो ट्यूब होती है, ट्यूब नैरो है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइनल सरफेस, इंटरनल सरफेस एरिया है इसकी। इंटेस्टाइन मतलब इस इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। इसे हम साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं, इसे हम
साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं, और ये फूड को कंप्लीटली एब्जॉर्ब भी करती है। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन और साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एक ही जगह पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन करती क्या है, इंटेस्टिनल जूसेस छोड़ती है। इसके अलावा इसे लिवर से बाइल जूस, ठीक है, लिवर से बाइल जूस और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस मिलता है। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, और उधर लीवर से 2 लिखा है, लीवर टू स्मॉल इंटेस्टाइन और पैंक्रियास टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो क्या होता है, हमारे स्टमक से जो खाना आया है उसमें क्या है, HCl मिक्स है, तो वो खाना कैसा है, एसिडिक। तो बाइल जूस जो कि लीवर से निकल रहा है वो उस एसिडिक फूड को अल्कलाइन बनाता है, वो उस एसिडिक फूड को क्या करता है, अल्कलाइन बनाता है, ताकि इनमें एक पैंक्रियाटिक एंजाइम है, ये पैंक्रियास से निकलने वाला एक एंजाइम ट्रिप्सिन, उसके ऊपर काम कर सके। क्योंकि ट्रिप्सिन को काम करने के लिए बेसिक मीडियम चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए। तो उस अल्कलाइन मीडियम को कौन प्रोवाइड कराता है, बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, आपका फैट के ऊपर भी एक्ट करता है, बाइल जूस जो है वो फैट के ऊपर भी एक्ट करता है। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। इसके अलावा बाइल सॉल्ट भी निकलता है लीवर से ही। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को, बड़े बड़े फैट के पार्टिकल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स यानी स्मॉलर फैट पार्टिकल्स में तोड़ता है। ठीक है, और इसके साथ साथ also increases the efficiency for action of enzymes, enzymes की efficiency भी बढ़ाता है। बाइल सॉल्ट जो है एंजाइम की efficiency भी बढ़ाता है। तो देखो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने की प्रोसेस को अपन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। क्या बोलते हैं बाल को, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो समझो बेटा, यहाँ ध्यान दो जरा। तो अब हमें यहाँ एक चीज याद रखनी है कि जो बाइल जूस होता है ना, बाइल जूस वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कई बंदों का क्या होता है, कई वजह से गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है, उनकी अपनी हरकतों की वजह से, उन्होंने बहुत स्पाइसी फूड खाया था, बहुत उल्टी सीधी जंक फूड खाया था, जिसकी वजह से उनके लीवर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ गया, गॉल ब्लैडर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ गया और वो खराब हो गया। तो गॉल ब्लैडर जो है रिमूव कर देते हैं। कई बार गॉल ब्लैडर में किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी रिमूव करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो अगर किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाए तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट फैट। तो ऐसे लोगों में अब फैट को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो पेशेंट जो है फैट और लिपिड्स वाली चीजें खा नहीं सकता। ठीक है, ऑयली फूड मीट वगैरह नहीं खा सकता है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि भैया आप ये खा नहीं सकते, क्योंकि भैया गॉल ब्लैडर जो था निकाल दिया, और गॉल ब्लैडर के अंदर था क्या, बाइल जूस। अब जब बाइल जूस ही नहीं निकलेगा तो फैट के ऊपर एक्शन नहीं होगा, फैट के ऊपर एक्शन नहीं होगा तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो भैया यहाँ आगे पैंक्रियाज की बात करते हैं। तो पैंक्रिया जो है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, जिसके अंदर 2 चीजें होती है, एक ट्रिप्सिन होता है और एक लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन जो कि पेप्टाइड की फॉर्म में हो चुका था उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और लाइपेज क्या करता है, तो लाइपेज जो है ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट। यहाँ पे जो तुमने ये इमल्सिफाइड फैट बनाए थे ना, ये वाले, ये कहाँ पे थे इमल्सिफाइड फैट, मैंने तुम्हें बताया था ना, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट। ठीक है, इधर देखो, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, और फैट्स को इमल्सिफाइड फैट। तो उन इमल्सिफाइड फैट्स को किसमें कन्वर्ट करता है, लाइपेज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब देखो आगे, तो द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टिनल जूसेस। तो इंटेस्टाइन की वॉल्स में क्या होता है, कुछ ग्लैंड्स और होते हैं जो इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो आप देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन में सब चीज का कन्वर्जन, फैट भी कन्वर्ट हो रहा है ना, फैट भी कन्वर्ट हो रहा है आपका, और उसके बाद प्रोटीन भी कन्वर्ट हो रहा है, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी कन्वर्ट होता है। तो ऑल दीज सिंपल
ब्रोकन डाउन फॉर्म्स आर कॉल्ड द डाइजेस्टेड फूड। और ये जो टूट के अब ये जो तुम्हें चीजें मिली हैं इन्हें हम डाइजेस्टेड फूड या फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन कहते हैं। तो डाइजेशन के फाइनल प्रोडक्ट्स देख लो आप लोग। प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट टूट के फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये भी आप याद रखना है, 2 नंबर 3 नंबर एमसीक्यू में पूछ सकता है वो आपसे। ये बेटा ना मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया, आप लोग बाद में देख लेना, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया है उसी का पूरा फ्लो चार्ट है। तो ये उन बच्चों के लिए जो जल्दी से भूल जाते हैं तो उनके लिए मैंने छोटा सा एकदम बढ़िया करके लिख दिया है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो अब हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है, तो अब वो होगा एब्जॉर्ब। तो द फूड दैट इज डाइजेस्टेड इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन बाय विलाई। तो जो खाना अब आपका डाइजेस्ट हो चुका है वो कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल के जरिए जाएगा वाया विलाई। विलाई उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो जो तुम्हारी इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उसमें ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे इंटरनल वॉल्स। ये तुम्हारी इंटेस्टाइन है, उसके अंदर की तरफ जो दीवारें उनमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? विलाई। ये विलाई क्या करता है? तो विलाई, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। तो ये विलाई है। विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर मैंने डायग्राम नीचे बनाया। विलाई जो है आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। विलाई का दूसरा एंड किससे कनेक्ट होता है? ब्लड वेसल से, ठीक है। अंदर तो विलाई और बाहर ब्लड वेसल से कनेक्ट है, ठीक है। विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और ये क्या करता है? विलाई जो है खाने को एब्जॉर्ब करता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाए। ये काम किसका है? विलाई का। इसके अलावा विलाई दूसरे एंड पे किससे कनेक्ट होता है? ब्लड वेसल से। तो उस डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फूड को विलाई क्या करता है? ब्लड में डाल देता है। कहाँ पास ऑन कर देता है? ब्लड। और ब्लड फिर इस खाने को सारे सेल्स तक लेके जाता है बॉडी के। एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन। तो जो हमारा एब्जॉर्ब फूड है वो सेल्स के द्वारा यूज किया जाता है एनर्जी के लिए, नए टिश्यूज बनाने के लिए, या फिर पुराने टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, जिसे हम असिमिलेशन करते हैं। अब फाइनली बात करते हैं इजेशन की। तो हमें पता ही है जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो खाना अभी पचा नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो खाना एब्जॉर्ब नहीं हुआ है या जो पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? वहां पे जितना भी एक्सेस पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है इस मटेरियल में से, इस अनडाइजेस्टेड फूड में से। और जो बचा हुआ खाना है उसे रेक्टम में फेंक देती है। वो रेक्टम में खाना अनडाइजेस्टेड जो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको रेक्टम में स्टोर कर देती है, ठीक है। तब क्या होता है? फिर वो रेक्टम में स्टोर रहता है। फिर द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। फिर आप उसको एनल स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा, ठीक है, एनल स्फिंक्टर मसल्स, ये वही छोटे छोटे अमाउंट में उस अनडाइजेस्टेड फूड को एनस के बाहर, एनस से बॉडी के बाहर निकालता रहता है एनल स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है, फीकल फॉर्म में, फीकल मैटर की फॉर्म में। तो ये लाइन तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर। वेस्ट मटेरियल को फीकल मैटर की फॉर्म में बाहर निकालने की प्रोसेस, ठीक है, बाय द एनल स्फिंक्टर मसल्स इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इजेशन होता है, बॉडी से खाना बाहर निकल जाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को इजेशन कहते हैं, एक्सक्रीशन नहीं कहते हैं। यू आर नॉट अ छोटा बच्चा, ठीक है, जो हमेशा उससे पूछो कि बेटा क्या कर दिया, सर एक्सक्रीशन कहते हैं इस प्रोसेस को, एक्सक्रीशन नहीं करते हैं। एक्सक्रीशन तो यूरिन को निकालने को कहते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, CO2 एंड वाटर वेपर्स। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्ब फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि वो आपको एनर्जी दे, CO2 दे और वाटर वेपर्स दे। तो रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है कि जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, सबसे पहले टूटता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जिसे अपन पायरुवेट कहते हैं, और ये
ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब ना आपका जो रेस्पिरेशन है वो 3 पाथवे अपनाता है, जिसमें 2 स्टेप तो फिक्स, पहला स्टेप तो फिक्स है कि जो तुम्हारा ग्लूकोज जिसे 6 कार्बन मॉलिक्यूल कह रहे हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर कहाँ टूट जाएगा? किसमें टूट जाएगा? पायरुवेट में। और थोड़ी बहुत एनर्जी भी निकलेगी। पायरुवेट जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस थोड़ी बहुत एनर्जी निकलेगी। फिर ये पायरुवेट 3 अलग अलग तरीके से टूटता है। मान लो जब पायरुवेट टूट रहा था तब ऑक्सीजन था ही नहीं, एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या होगा? ये पायरुवेट टूटेगा 2 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे हम इथानॉल कहते हैं प्लस CO2। देखो ना, टोटल पायरुवेट 3 कार्बन का था, 2 तो ये ले गया, 1 ये ले गया, टूट गया ना 3 कार्बन में। लेकिन 3 कार्बन 2 अलग अलग तरीके से टूटा। एक तो किस में टूटा? इथानॉल में, और CO2 प्लस एनर्जी में। इस तरीके के रेस्पिरेशन को अपन कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें एब्सेंस ऑफ O2 हो। और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ईस्ट के अंदर। फिर एक होता है लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन है पर प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? आपको लैक्टिक एसिड मिलता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक तो होता है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ही होता है। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और आपको एनर्जी मिलती है। ये देखने को मिलेगा आपको मसल सेल्स में। और लैक्टिक एसिड जब भी तुम्हारे मसल सेल्स में इकट्ठा होता है वो मसल क्रैम्प्स का कारण होता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स दर्द करने लगती हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को पार्शियल रेस्पिरेशन कहते हैं। पूरी तरीके से नहीं टूटा तो पार्शियल रेस्पिरेशन। फिर अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिल जाए, अगर पायरुवेट को खूब अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या होगा? पायरुवेट CO2 सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल प्लस H2O प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। कंप्लीट रेस्पिरेशन जो है या कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो मैंने लिखा है ना, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या पायरुवेट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। एमसीक्यू में ये लाइन आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो देख लेना, फंसा ना जाओ फालतू में, फिर कहो कि सर आपने तो बताया ही नहीं था। चलो आगे देखते हैं। अब इन तीनों केसेस में एब्सेंस ऑफ O2, लैक ऑफ O2 और सफिशिएंट O2 में, तीनों केसेस में सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी, ठीक है। अगर आपको मसल क्रैम्प्स हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए? हॉट वाटर बाथ या फिर ऑयल मसाज करनी चाहिए, ताकि जो लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में जमा है वो ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, और आपको आराम मिल सके। अब इसमें देखो मैं बता देता हूँ, लैक ऑफ O2 वाले में ना क्या होता है बेटा, जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, दौड़ते भागते हो, तो आपको पता ही आपके नॉस्ट्रिल्स के होल्स तो उतने ही बड़े हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो उतनी ही जाएगी, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि आप दौड़ रहे हो, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए दौड़ने के लिए। तो क्या होता है? तो उस टाइम पे जो आपके बॉडी के सेल्स हैं वो जल्दबाजी में जल्दी जल्दी जो है क्या करते हैं? बहुत सारे ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना मिल नहीं पाता, लेकिन वो ग्लूकोज तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? वो ग्लूकोज प्रॉपर्ली, मतलब वो पायरुवेट, एक्चुअल में पायरुवेट प्रॉपर्ली टूट नहीं पाता, ठीक है। और प्रॉपर्ली टूट नहीं पाता तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जनरली आप जब बहुत हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हो तभी देखने को मिलता है। तो अच्छा देखो, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है तीनों प्रोसेस, तो तीनों प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो तुरंत यूटिलाइज हो जाती है एक एनर्जी मॉलिक्यूल बनाने में, जिसे हम कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब ये जो ऊपर के केस पे जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी तुरंत यूज्ड अप हो जाती है एक अलग से एनर्जी मॉलिक्यूल बनाने में, जिसे हम ATP कहते हैं। और यही ATP जो है आपकी बॉडी में होने वाले सभी एंडोथर्मिक प्रोसेस को फ्यूल अप करता है। रेस्पिरेशन के अलावा ऑलमोस्ट, रेस्पिरेशन को छोड़ के तुम्हारी बॉडी में लगभग सारी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, सबको होने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो उन सभी एक्टिविटीज को एनर्जी कौन देता है? यही ATP, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस द ATP is broken down giving rise to a fixed amount of energy। तो क्या होता है? किसी भी प्रोसेस में जो ATP है टूटता है और एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, which can drive the endothermic reactions taking place in the cells।
और यही एटीपी आपके सेल में चल रही सारी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस को या रिएक्शंस को क्या करता है, फ्यूल अप करता है, ड्राइव करता है। तो अब हमारा रेस्पिरेशन जो है एनिमल्स में, ठीक है, वो हो जाता है खत्म। देखो बेटा यहाँ पे ना, सॉरी, रेस्पिरेशन पूरी तरीके से एनिमल्स का भी खत्म नहीं हुआ है अभी, मतलब ये रेस्पिरेशन का ऊपर का पार्ट जो मेन पार्ट है वो खत्म हुआ है, लेकिन इस रेस्पिरेशन में और भी कुछ प्रोसेसेस होती है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग खत्म नहीं हुआ, हमारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट खत्म हुआ है, मेन रेस्पिरेशन खत्म हुआ है। अभी रेस्पिरेशन के पार्ट्स जिसे हम ब्रीदिंग कह रहे हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, वो अभी हमारा आने वाला है। उससे पहले ना मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स में भी गैसियस एक्सचेंज होता है, और प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है डिफ्यूजन के जरिए। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किसके जरिए होता है, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। जब कोई भी सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करता है तो उस प्रोसेस को अपन डिफ्यूजन कहते हैं। तो अब आपको डायरेक्शन याद रखनी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। तो रात के समय जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। इसीलिए आपको एडवाइस की जाती है कि भैया रात के समय जो है पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि CO2 बहुत ज्यादा निकलता है और आपके दम घुट की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। लेकिन दिन के समय क्या होता है, दिन के समय क्या होता है कि जितना भी CO2 जनरेट हुआ है हम लोगों के द्वारा, ठीक है, हम लोगों के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, वो CO2 जो है फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है। प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने स्टोमेटा के थ्रू, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स को तो CO2 चाहिए। तो रात भर जो आपने CO2 छोड़ा, प्लांट्स ने CO2 छोड़ा, वो दिन के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो दिन के समय कोई भी CO2 रिलीज होता ही नहीं, जबकि CO2 का एब्जॉर्बेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। CO2 लेते हैं प्लांट दिन के टाइम पे और O2 रिलीज करते हैं। इंस्टेड O2 रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। और दिन के समय O2 ज्यादा रिलीज होता है, ज्यादातर O2 रिलीज होता है, ठीक है, पर रात के समय CO2 रिलीज होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ रात में वो भी CO2 छोड़ते हैं, हम भी CO2 छोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पेड़ ही CO2 छोड़ते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जिंदा कैसे रहते हैं, रात में O2 कहां से मिलता है। देखो, पहले तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी O2 है, ठीक है, नेचर में। उसके अलावा क्या हो रहा है, कुछ पेड़ ऐसे हैं नेचर में जो O2 भी तो छोड़ते हैं, जैसे पीपल का कहा जाता है कि 24 घंटे वो O2 छोड़ता है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है हमारे जैसे, जो जमीन पे रहते हैं, गाय, भैंस, घोड़ा, बिल्ली, गधा, है ना, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ब्रीथ कर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। लेकिन जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहने वाले जानवर है, ठीक है, वो डिजोल्व्ड O2 को, जो कि पानी में डिजोल्व्ड है, वो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर डिजोल्व्ड है, कभी तुमने देखा होगा पानी के अंदर बबल्स फॉर्म होते हैं, वो बबल्स ऑक्सीजन गैस के होते हैं। तो वो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वही वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, उसी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का यूज करते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म अपने सांस लेने के लिए। तो तुमने देखा होगा, तुमने ये चीज भी देखी होगी, मछलियां वगैरह जो है, जितने भी जानवर पानी में होते हैं, बहुत तेजी से सांस लेते हैं। ऐसा क्यों है? Why the breathing rate of aquatic organism is higher than the terrestrial organism? तो देखो, हमें पता है कि जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है ना पानी में जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम है एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन इन द एयर। तो पानी में ऑक्सीजन कम है एज कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन इन द एयर। तो इसीलिए पानी में रहने वाले जानवर तेजी से सांस लेते हैं, बहुत तेजी से सांस लेते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा O2 ले जाए और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराए, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो फिशेस के केस में क्या होता है, तो जो तुम्हारी मछलियां होती है ना, वो अपने मुंह से पानी को लेती है और उस पानी को धक्का मारती है गिल्स की तरफ, ठीक है, कहाँ मारती है, गिल्स की तरफ। फिर गिल्स क्या करते हैं, उस डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को अपने ब्लड में डाल देती है, ठीक है, उस गिल्स उसमें से डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को ले लेती हैं और ब्लड में छोड़ देती है, ठीक है। ब्लड फिर उसके पूरे सेल्स तक इस डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
लेकिन जमीन पे रहने वाले जानवरों पे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। अलग अलग जानवर पे अलग अलग ऑर्गन होते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए। फिलहाल हमें सारे जानवरों के बारे में पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है इंसानों के बारे में। सारे जानवरों के बारे में आप पढ़ लेना, क्लास 12 या 11th में दिया होगा बायो में, वहाँ आपको पढ़ा देगा कि अर्थवॉर्म कैसे करता है, कॉकरोच कैसे करता है, उसमें बहुत सारे जानवरों का आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हम फिलहाल ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो ब्रीदिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है नॉस्ट्रिल से। तो एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। हमारी बॉडी में जो एयर जाती है वो कहाँ से जाती है? नॉस्ट्रिल से जाती है। फिर ये एयर जैसे ही नॉस्ट्रिल्स में घुसती है तो हमारी नाक में बाल होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले बाल। तो पतले पतले बाल क्या करते हैं, और चिपचिपा सब्सटेंस जिसे म्यूकस कहते हैं वो भी होता है। तो ये पतले पतले बाल और ये चिपचिपा सब्सटेंस क्या करते हैं, उस एयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो नाक के बाल उनको रोकते हैं और फिर वो क्या बोलते हैं, जो आपका म्यूकस है उसको ट्रैप कर लेता है, चिपका लेता है। ठीक है, ताकि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना पहुंच सके वो पूरा पाथ जिससे आप रेस्पिरेशन करते हो, सांस लेते हो, ब्रीदिंग ट्रैक्ट या रेस्पिरेशन ट्रैक्ट में ना पहुंच सके। ठीक है, आप जब खांसते हो तो एक्चुअल में ये होता है कि तुम्हारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, खांस के आप उनको बाहर निकाल रहे हो, आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ कर रहे हो। लेकिन अगर वो आपके लंग्स तक पहुंच गए तो आप छींक छींक के बाहर निकालते हो। छींक में ज्यादा फोर्स लगता है बजाय कि खांसने में। ठीक है, तो छींकना खांसना इसीलिए होता है कि छींकते टाइम अपने लंग्स को साफ करते हैं और खांसते टाइम हम अपने गले को साफ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो थ्रॉट, गला, तो नॉस्ट्रिल से आपके नाक के दोनों छेदों से हवा जाती है थ्रॉट में, आपके गले में, फिर वहां से जाती है लंग्स में। ठीक है, तो लंग्स तक पहुंचने से पहले आपके गले में ही रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होती हैं कुछ, जस्ट अ मिनट, इस तरीके की रिंग्स होती हैं, ये इस तरीके की। इनकी ओपनिंग को ना हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, इनकी ओपनिंग को एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस होती हैं प्रेजेंट होती है आपके थ्रॉट में, और ये इंश्योर करते हैं कि जो आपका एयर पैसेज है, हवा वाला रास्ता है, वो कोलैप्स ना हो जाए, उसमें कुछ गिर ना जाए, फंस ना जाए, है ना। तो ये अगर कुछ भी चीज हमारे विंड पाइप में घुसने की कोशिश करती है तो एपिग्लॉटिस बंद कर देता है विंड पाइप को। ठीक है, ताकि कुछ चीज फंस ना जाए, और फिर अगर फंस गई तो फिर फालतू में खाते खाते मान लो खाना मुंह की जगह, फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला गया तो आप मर सकते हो। इसीलिए आपका ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, उस चीज को इंश्योर करता है कि आपका एयर पैसेज कोलैप्स ना हो जाए, इसमें कुछ दूसरी चीज ना चली जाए। ठीक है, तो विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। फिर जैसे ही लंग्स में पहुंचती है हवा, तो आप देखो कि लंग्स में ना पहले मोटे ट्यूब्स होते हैं, फिर वो पतले होते जाते हैं, और पतले और पतले और पतले, फिर फाइनली, ठीक है, फाइनली आपके लंग्स में आपको कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिसे अपन कहते हैं एल्वुलाई। तो ये हवा फाइनली कहां तक जाती है? एल्वुलाई तक। ठीक है, एल्वुलाई के यहाँ दो काम है। पहले तो एल्वुलाई क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया देती है। अब गैसेस का एक्सचेंज तो होना है बॉडी के अंदर, कहीं तो होगा। तो एल्वुलाई कहती है अच्छा तुम्हें कोई जगह नहीं मिली तो तुम मेरे अंदर हो जाओ। तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ होती है? एल्वुलाई के अंदर। फिर अब देखा कि गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, तो एल्वुलाई क्या करते हैं, क्योंकि बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो खुद को फुलाकर सरफेस एरिया भी बढ़ा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेस जो है एक्सचेंज हो सके हमारी बॉडी के अंदर। फिर द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई कंटेन्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। एल्वुलाई के जो वॉल्स होते हैं, एल्वुलाई के जो वॉल्स होते हैं उनके अंदर ब्लड वेसल्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, एल्वुलाई के वॉल्स, हर एल्वुलाई के वॉल्स में ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, जो भी आपने O2 लिया है वो उसको तुरंत ब्लड में मिक्स करा के सेल्स तक पहुंचा देती है। ठीक है, समझ में आ रही होंगी आई वो सारी चीजें। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं, हम सांस हवा को अंदर लेके जाते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, वी लिफ्ट आवर रिब्स, हम अपने रिब्स को ऊपर लेके जाते हैं, फ्लैटन आवर डायफ्राम, उस टाइम पे हमारा डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है। तो ब्रीद इन के टाइम पे हम वी लिफ्ट आवर रिब्स, फ्लैटन आवर डायफ्राम, डायफ्राम को सीधा हो जाता है हमारा उस टाइम पे, और इसकी वजह से हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो लार्ज हो जाती है, इसकी वजह से हमारी चेस्ट कैविटी बहुत ज्यादा लार्ज हो जाती है।
तो चेस्ट कैविटी लार्ज होने की वजह से ज्यादा हवा जो है हमारे लंग्स में जाती है और वो एक्सपेंडेड एल्विलाई, जो एल्विलाई फूले तो उनके अंदर भर जाती है। इसी टाइम पे जो आपके ब्लड में CO2 था, ब्लड जो CO2 को लेके आया था अलग अलग सेल से, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक से, ठीक है, आपका ब्लड जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके आया था, ब्लड क्या करता है, एल्वुलाई के थ्रू उस CO2 को रिलीज कर देता है एल्वुलाई में। एल्वुलाई को बोलता है ये रख ले और O2 दे दे, ठीक है। ब्लड क्या करता है, एल्वुलाई को बोलता है भैया ये CO2 ये तू रख ले कबाड़, और इसमें से जो काम की चीज तू लेके आया है O2 वो मुझे दे दे, ठीक है। तो द O2 इन द एल्वुलर सैक, आपके एल्वुलाई की थैली में जो O2 है, इज टेकन अप बाय द ब्लड, वो ब्लड में चला जाता है, ठीक है। किसमें चला जाता है, ब्लड में, थ्रू ब्लड वेसल, और फिर उसके बाद उन ब्लड वेसल्स के जरिए आपके सारे सेल्स और सारे बॉडी के पार्ट्स में चला जाता है, ठीक है। जब आप सांस छोड़ रहे होते हो, जब सांस ले रहे होते हो तो बेटा जब आप सांस ले रहे होते हो और आप जब सांस छोड़ रहे होते हो तो उस टाइम में लंग्स क्या करते हैं, हमेशा कुछ एयर अपने अंदर रखते हैं, कुछ एयर हमेशा अपने अंदर रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, जिसे अपन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। तो द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट आफ्टर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एक्सहेल्ड, मतलब जो सांस छोड़ने के बाद जो ऑक्सीजन अभी भी या गैसेस आपके अंदर जो एयर अभी भी आपके लंग्स में रह गई है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। सांस छोड़ने के बाद जो हवा आपके फेफड़ों में अभी भी बची है उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, और लंग्स हमेशा ऐसा करती है, ठीक है। हमारे गीजर में भी यही होता है, तुम्हारे घरों में गीजर होता है, गीजर हमेशा कुछ पानी अपने अंदर सेव करके रखता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अब जो नए गीजर आते हैं वो यही करते हैं, क्योंकि किसी दिन मान लो गीजर में पानी ना हो, तुम गीजर चला दो, पता है गीजर फट गया, तो गीजर यही करता है, कुछ पानी को हमेशा सेव करके रखता है, ठीक है। और जब आपके घर में पानी नहीं आता ना, टंकी में पूरा पानी खत्म हो जाता, गीजर में से भी पानी आना बंद हो जाता है, गीजर पानी नहीं देता, बोलता पहले तुम मुझे दो उसके बाद मैं तुम्हें दूंगा। तो सेम रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर का खेल है। लंग्स भी कहते हैं भैया मुझे खुद को भी बचाना है, ठीक है, तो इसलिए वो हमेशा कुछ हवा को रोक के रखते हैं, अपने फेफड़ों में बंद करके रखते हैं, मतलब खुद के अंदर बंद रखते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या, क्या जरूरत है इस रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर की, वही चीज, तो इट प्रिवेंट्स लार्ज फ्लक्चुएशंस इन रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक O2 एंड CO2। कभी आप बहुत ज्यादा O2 या CO2 बॉडी के अंदर ना ले जाओ, आपके शरीर के अंदर गैसेस फ्लक्चुएट ना होने लग जाए, रिक्वायर अमाउंट से ज्यादा या कम ना जाने लग जाए, इसलिए क्या करता है रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, लंग्स पहले ही कुछ हवा को बचा के रखते हैं, जिसकी वजह से अगर कभी आपको O2 ना मिले तो कम से कम उससे उस चीज को पूरा कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन को रोकते हैं गैसेस की। अगर ये रेजिडुअल वॉल्यूम आपके अंदर ना हो तो लंग्स पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे, और क्योंकि लंग्स बहुत चिपचिपे टिश्यूज होते हैं तो लंग्स आपस में चिपक जाएंगे, जैसे गुब्बारा फुलाने के बाद ना जब उसकी हवा निकाल दो तो चिपक जाता है ना उसकी दोनों वो एंड्स, सेम आपके लंग्स के साथ हो जाएगा। तो इसीलिए लंग्स जो है हमेशा रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रखते हैं अपने पास। फिर इन हायर एनिमल्स, बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। हायर एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं which are not in direct contact with the atmosphere, जो कि सीधे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं होते, जैसे हमारे फेफड़े क्या हवा में लटक रही है, नहीं, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। प्लस डिफ्यूजन एक बहुत स्लो प्रोसेस भी है, इसलिए हायर एनिमल्स जो है डिफ्यूजन के जरिए अपनी गैसियस एक्सचेंज को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए वो डिफ्यूजन पे रिलाई ही नहीं करते, ठीक है। तो जब वो डिफ्यूजन पे रिलाई नहीं कर रहे हैं तो फिर भैया इनके अंदर पहुंच कैसे रही है ऑक्सीजन। तो देखो हायर एनिमल्स जो है डिफ्यूजन की जगह ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, रेड ब्लड सेल्स,
देखो अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सीधा सीधा वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली एनवायरनमेंट से ही O2 ले लेता है, CO2 छोड़ देता है। लेकिन हम हायर एनिमल्स हैं, एयर हमारी बॉडी के किस पार्ट तक जाती है, एल्वुलाई तक, फिर उसके बाद सारे सेल्स तक जाती है। तो क्या हमारा एल्वुलाई हवा में है, सीधा नहीं है, ठीक है। प्लस डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस भी, हमारे अंदर लाखों करोड़ों सेल हैं, तो हर एक सेल तक अगर डिफ्यूजन से चली भी जाए तो हजारों साल ले, मतलब 10-12 साल लग जाएंगे एक मॉलिक्यूल को इधर से उधर मूव करने में। तो इस वजह से हम लोग डिफ्यूजन पे रिलाई नहीं करते। इंस्टेड डिफ्यूजन की जगह कुदरत ने हमें दिया है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही ब्लड तुम्हारा एल्वुलाई में जाता है तो हीमोग्लोबिन भी उसके साथ जा रहा है। तो हीमोग्लोबिन तुरंत कहता है भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जैसे तुमने एयरपोर्ट के बाहर देखे होंगे, रेलवे स्टेशन के बाहर देखे होंगे, बस अड्डे के बाहर देखे होंगे, वो टैक्सी वाले खड़े रहते हैं, हाँ भाई पालम 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 है ना, महिपालपुर महिपालपुर महिपालपुर, ऐसे करके करते रहते हैं ना, ठीक है। तो वैसे ही ऑक्सीजन वहां खड़ा रहता है, मतलब ब्लड के साथ ही जाता है और वहीं पे इंतजार करता है, ठीक है, एल्वुलाई में इंतजार करता है ऑक्सीजन का। जैसे आरबीसी ब्लड के साथ कहाँ जाते हैं, एल्वुलाई में, और एल्वुलाई में जैसे ही देखते हैं कि O2 आ गया तुरंत उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। आपके आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो जैसे ही देखता है कि O2 आ गया है, तुरंत उसके साथ क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंबाइंड हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उस ब्लड में मूव करता है और आपके सेल्स तक जाता है, ठीक है, आपके सेल्स तक जाता है, ठीक है। तुम्हारे पे लाइन पढ़ लेने दो, मैं समझा देता हूँ। तो हीमोग्लोबिन हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। देखो हीमोग्लोबिन की एक खासियत है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बहुत जल्दी कंबाइंड हो जाती है, तो इसीलिए ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करती है और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। फिर यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाती है सेल्स तक, ठीक है। वो टैक्सी वाले भैया आपको जब आपके घर तक छोड़ देते हैं तो क्या आप उसकी टैक्सी रख लेते हो, नहीं रखते हो ना, क्या बोलते हो, अंकल ये लो पैसा और बाय बाय। तो सेम यही होता है हमारे, जैसे ही सेल तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंच गई तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के मारता है लात, कहता है टाटा बाय बाय, जाओ भाई वापस। तो हीमोग्लोबिन फिर वापस चला जाता है एल्वुलाई तक और ऑक्सीजन कहाँ घुस जाता है, सेल के अंदर, ठीक है, कहाँ घुस जाता है, सेल के अंदर। समझ में आ गई बात। तो ये होता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ तक ट्रेवल करता है, सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन तक। फिर सेल मेम्ब्रेन की खासियत भी तो है, वो सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर जाने देगी, ब्लड को नहीं जाने देगी। सेल के अंदर ब्लड का क्या काम है, ठीक है। तो CO2 बीइंग मोर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन CO2 जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एक बड़ी खासियत है, उसे पानी से प्यार है, ठीक है, उसे पानी से प्यार है। तो CO2 जैसे ही ना देखती है रेस्पिरेशन के टाइम पे कि वाटर वेपर रिलीज हो रही है, CO2 कहती है भाई मेरे को भी अपने साथ डुबो ले। तो क्या होता है कि जो तुम्हारा CO2 निकलता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, वाटर के साथ CO2 क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो रेस्पिरेशन में निकल रहा था ना, आपको याद है ना, कंप्लीट ब्रेकडाउन में क्या क्या निकल रहा था, CO2 H2O और एनर्जी। तो जो CO2 है वो अपने आप को किस में डिसॉल्व कर लेता है, वाटर में, और फिर वाटर वेपर की फॉर्म में आप उस CO2 को बॉडी के बाहर निकाल देते। तो इसीलिए जब भी आप सांस छोड़ते हो तो उसमें से भाप निकलती है, ठीक है, उसमें से क्या निकलती है, भाप निकलती है, ठीक है। तो एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन दी डिसॉल्व्ड फॉर्म, इसीलिए जो CO2 हमेशा डिसॉल्व्ड फॉर्म में ही आपके बॉडी में ट्रांसफर होता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो ये तो था आपका भैया रेस्पिरेशन, ठीक है। तो